नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए है महत्वपूर्ण। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम और अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। लाओस के शीर्ष नेतृत्व से भी की मुलाकात। हजारों करोड़ रुपए के महादेव सट्टा ऐप घोटाले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार। ईडी की पहल पर इंटरपोल ने की कार्रवाई। सौरभ चंद्राकर को जल्द से जल्द भारत लाने के प्रयास शुरू। बांग्लादेश में सतखीरा के जोशेरेश्वरी मंदिर से देवी का मुकुट चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था भेंट। भारत ने जताई चिंता। बांग्लादेश सरकार से जांच कर कार्रवाई करने का किया आग्रह। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। पीएम ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। पीएम ने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। पीएम ने यह भी कहा कि समुद्री गतिविधियां अनक्लोज के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। पीएम ने नेविगेशन और एयर स्पेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक ठोस और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने विस्तारवाद के बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि म्यांमार की स्थिति पर हम आसियान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उन्होंने 5 बिंदुओं पर आम सहमति का भी समर्थन किया। पीएम ने माना कि मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत का मत है कि म्यांमार को अलग थलग करने के बजाय उसे जोड़कर रखना चाहिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांटून से मुलाकात की। बाद में दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर लखनऊ में सियासी पारा चढ़ गया है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि के लिए अड़े हुए थे। सरकार उनके कैंपस में जाने पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले। उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश ने घर से करीब 50 मीटर दूर जाकर सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। अखिलेश यादव के माल्यार्पण करने के बाद सत्ता पक्ष का आरोप है कि अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को भूल चुकी है। अगर सपा सरकार जेपी को आदर्शों का पालन कर रही होती तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती।
अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियाज में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोकनायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई। बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटल्स में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान वे अनेक समाजवादी नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में आए। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वे अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रह के सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1946 में वे रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई। मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और अब से कुछ ही देर पहले भारत और लाओस के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा, कस्टम, प्रसारण और मेकांग गंगा को लेकर समझौते पर बात हुई है और इन समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, साथ ही हस्ताक्षर भी हुए। इस पूरे विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं
हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन MOU का, जिन समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। तो भारत और लाओस के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और इन समझौतों का आदान प्रदान हुआ। और ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र से, जो कि लाओस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि बेहद ही अहम 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और लाओस के बीच। वो कौन कौन से समझौता ज्ञापन, कौन कौन से समझौता हस्ताक्षर, जिनको भारत और लाओस दोनों को ही लाभ मिलता हुआ नजर आएगा भविष्य में? देखिए संध्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेकॉन्ग गंगा परियोजना चल रही है लगातार आसियान और भारत के बीच में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। और इसमें क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, ये वो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बहुत छोटी राशि के होते हैं। $50,000 से कम की राशि वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो उनको क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2015-16 में इन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 121 प्रोजेक्ट अब तक आसियान क्षेत्रों के साथ चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 121 में से जो 28 है उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और 93 प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो चुका है। लाओस की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो आज जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट हैं उनकी संख्या भी देखना होगा डिटेल्स में, लेकिन 16 प्रोजेक्ट्स हैं क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की जिनको मंजूरी भारत दे चुका है। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, जो लोकल कम्युनिटी सेंटर होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन वर्क किया जाना है। ऐसी परियोजनाओं में भारत भागीदारी करने वाला है। ये पहला समझौता है। दूसरा समझौता डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर के है। डिफेंस कॉर्पोरेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि आसियान और भारत के बीच में संबंधों के एक नए स्तंभ के रूप में उभरा है और डिफेंस सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभरता हुआ नजर आया है। अब बायलैटरली हमने लाओस के साथ डिफेंस का कॉर्पोरेशन पर समझौता किया है, जिसमें हम दोनों देशों के जो रक्षा संबंधी जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उसमें सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है। मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर के भी हो सकता है, ज्वाइंट एक्सरसाइज हो सकता है भविष्य में हो, लेकिन अभी डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के एक बड़ा समझौता हुआ है। तो रक्षा सहयोग में ये काफी बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है भारत लाओस के संबंध में। तीसरी बात करें तो जो कस्टम असिस्टेंस होता है, जिसमें आप ट्रेड फैसिलिटेशन करने के लिए आसानी से एक दूसरे के देशों में आप कस्टम क्लियरेंस को बढ़ावा देते हैं, उनमें प्रगति करने पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और साथ ही साथ प्रसार भारती और लाओ नेशनल ब्रॉडकास्टर के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें कंटेंट को लेकर खासतौर पर जो साझी विरासत है, जो संस्कृति है दोनों देशों की, उस पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है और एक दूसरे के देशों में कुछ प्रोग्राम टेलीकास्ट करने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। बाद में इस पर जो भी डिटेल्स आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जो आज की द्विपक्षीय वार्ता है प्रधानमंत्री के लाओस के साथ में, उसमें MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और भारत और लाओस के बीच जो संबंध हैं वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मेकांग गंगा पर जो समझौता हुआ है उसको अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत और लाओस के साथ इस समझौते का किस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा भविष्य को देखते हुए? तो भारत जो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन है उसको आप सांस्कृतिक तौर पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ भारत और आसियान के बीच जो आर्थिक संबंध है उसको और प्रगाढ़ करने की दिशा में जो सहयोग हम भारत लगातार करता रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कंबोडिया के साथ हमने करीब 54 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है। वियतनाम के साथ हमने 46 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है। जो क्विक रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आज लाओस के साथ भी समझौता हुआ है। कंबोडिया के साथ हमने 37 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को खत्म भी कर लिया है। वियतनाम में हमने 45 प्रोजेक्ट किए हैं। यही प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा था कि उसमें लोकल कम्युनिटी सेंटर्स का विकास करना हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सैनिटेशन को लेकर के भारत ने काफी बड़ा प्रयोग किया है। आप देख रहे हैं कि सैनिटेशन ड्राइव को लेकर के वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भारत की जो तारीफ की जा रही है। आसियान देशों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग काफी करते आ रहे हैं। कंबोडिया में 37 QIP हम लोग कर चुके हैं, वियतनाम में 45 कर चुके हैं, लाओ PDR में 11 जो QIPs हैं आउट ऑफ 16 में कंप्लीट किए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। एग्जैक्ट नंबर अभी हमें डिटेल्स में पता चलेंगे कि इनकी संख्या कितनी हुई है, बट अगर राशि के हिसाब से देखें तो आप $50,000 से कम के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको क्विक रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट कहा जाता है। और मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से मैकेनिज्म आप कह सकते हैं, जिसमें शुरुआत में $1 मिलियन सालाना की पेशकश भारत ने की थी। उसके बाद उसको बढ़ा करके $1.25 मिलियन किया गया और उसके बाद 2020 में उसको बढ़ा करके
$2 मिलियन के स्तर पर ले जाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आसियान क्षेत्रों में इस तरह के जो संबंध है वो न केवल एक दूसरे के देशों में जो हमारी आपसी विश्वास है, जिसको आप ट्रस्टेड पार्टनर कहते हैं, विकास की परियोजनाओं में भारत कैसे आगे बढ़ करके हिस्सेदारी करता है, सहयोग करता है, उसका एक बड़ा उदाहरण है। जी, बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी लाओस से हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो भारत और लाओस के बीच बेहद ही अहम 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ है। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के अनुरोध पर जारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। इंटरपोल द्वारा इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी सीबीआई और ईडी के साथ साझा की गई है। गिरफ्तारी की खबर के बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। ये सट्टा ऐप कारोबार का मामला करीब 6,000 करोड़ रुपए का है। महादेव सट्टा ऐप का कनेक्शन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में रहा है। आरोपी सौरभ चंद्राकर पिछले काफी समय से दुबई में रह रहा था। और बांग्लादेश के सतखीरा में दिन दहाड़े जोशेश्वरी मंदिर में देवी मां काली का चांदी का मुकुट चोरी होने की खबरों के बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश सरकार से इस मामले में जांच की अपील की है। उच्चायोग ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हमने 2021 में बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान जोशेश्वरी काली मंदिर को पीएम मोदी द्वारा उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी। घटना बेहद चिंताजनक है। हम बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट को बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। इधर महाराष्ट्र में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए उत्पादन सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अगर नॉन क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाती है तो ओबीसी समुदाय को काफी फायदा होगा। वार्षिक आय बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है और इसीलिए राज्य कैबिनेट की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। लोगों के जीवन स्तर और वेतन में वृद्धि के कारण कई समुदायों के लोग शिक्षा शुल्क रियायत की सीमा 8 लाख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। देश भर में श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवपूर्णा प्रकीर्तिता। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है, या कहूँ कि आज ये पड़ाव किनारे पर आ रहा है। जो नौका है वो किनारे पर आ रही है। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है और जो भी सिद्धि पाना चाहते हैं, जिन्होंने तप किया है, व्रत किया है पूरे 9 दिन, वो आज माँ से उसका फल प्राप्त करेंगे। आज ही के दिन कंजकों को खिलाने का भी प्रावधान है और साथ ही में माँ से आशीर्वाद ग्रहण करने का भी। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य सुरैरं रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।
शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां भगवती की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं मां सिद्धिदात्री। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व की 8 सिद्धियां हैं। मां सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान हैं। मां के 4 हाथ हैं। मां ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। मां सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, तिल, जौ, चावल आदि से करनी चाहिए। मां की धूप दीप से आरती करें। अंत में हलवा, चने व नवरस युक्त भोजन मां को अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना संपन्न करने के उपरांत माता रूपी छोटी छोटी कन्याओं का कन्या पूजन कर हलवा, पूरी और चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है और ये बालक बटुक भैरव और लंगूरा का प्रतिनिधित्व करता है। आज शारदीय नवरात्रि का कन्या पूजन करने के साथ ही ये महा उत्सव संपन्न हुआ है। हम सभी जो 9 दिन से उपवास कर रहे थे, माँ की पूजा अर्चना कर रहे थे या जो भी माँ की साधना कर रहे थे सिद्धि पाने के लिए, आज माँ को जब कन्या रूपी उनका पूजन किया तो बहुत तसल्ली मिली और यकीनन बहुत शांति मिली। और मैं कह सकती हूँ कि अब बहुत जल्द हम सभी ने जो माँ से कामना की है, जो हम सभी ने माँ के सामने इच्छा प्रकट की है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन माँ से ये कहना मत भूलिएगा कि यदि माँ हमसे पूजा करने में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो उसे क्षमा कर दीजिए। वो माँ है, यकीन मान ही जाएगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।